नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा है बीएनएसएस की धारा 94 से धारा 110 तक, जिसमें तलाशी, जब्ती और वारंट शामिल था। इस अध्याय में हम धारा 111 से धारा 124 तक देखेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है इन धाराओं में। प्रश्न है, धारा 111 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 111 अध्याय 8 के अंतर्गत आती है, जिसमें अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की, जब्ती तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित प्रावधानों को लागू करने हेतु आवश्यक प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। यह धारा पूरे अध्याय की आधारशिला है, क्योंकि बिना स्पष्ट परिभाषाओं के इन प्रावधानों का सही क्रियान्वयन संभव नहीं है। प्रमुख परिभाषाएं। धारा 111 में निम्न महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। संविदाकारी राज्य, ऐसा कोई विदेशी देश या स्थान जिसके साथ भारत सरकार ने संधि या समझौता किया हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों और उनकी संपत्ति के विरुद्ध सहयोग संभव होता है। पहचान करना, यह स्थापित करना कि कोई संपत्ति अपराध से प्राप्त हुई है या उसमें उपयोग की गई है। यह जब्ती की प्रक्रिया का प्रथम और आवश्यक चरण है। अपराध के आगम, किसी अपराध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति या उसका मूल्य आर्थिक अपराधों, विशेषकर मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपत्ति, इसमें सभी प्रकार की संपत्ति शामिल है, चल, अचल, मूर्त, अमूर्त तथा उनसे संबंधित अधिकार या दस्तावेज। व्यापक परिभाषा होने से अपराधी संपत्ति को किसी भी रूप में छिपा नहीं सकता। पता लगाना, संपत्ति के स्रोत, स्थान, स्वामित्व और उपयोग का पता लगाना। इससे अपराध से अर्जित संपत्ति को खोजकर जब्त करना संभव होता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 क के समान है। अतः धारा 111 की परिभाषाएं अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान, खोज तथा जब्ती की प्रक्रिया को स्पष्ट, प्रभावी और व्यापक बनाती हैं। यह न केवल आर्थिक अपराधों का नियंत्रण स्थापित करने में सहायक हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी सुदृढ़ करती हैं, जिससे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई अधिक सशक्त बनती है। अगला प्रश्न है, धारा 112 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 112 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक अन्वेषण में सहयोग से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत भारत से बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य एकत्र करने हेतु अनुरोध पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिससे सीमा पार अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से की जा सके। धारा 112 के अंतर्गत निम्न प्रमुख व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुरोध पत्र जारी करना, जब अन्वेषण अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी को यह प्रतीत हो कि साक्ष्य विदेश में उपलब्ध है, तो वह न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। न्यायालय संबंधित विदेशी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी करता है। विदेश में साक्ष्य संग्रहण, अनुरोध पत्र के माध्यम से विदेशी प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है, उसके कथनों को अभिलिखित कर सकता है तथा आवश्यक दस्तावेज या वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। साक्ष्य का प्रेषण, एकत्रित साक्ष्य, उसकी प्रमाणिक प्रतियां या वस्तुएं भारत के संबंधित न्यायालय को भेजी जाती हैं। प्रेषण की विधि, अनुरोध पत्र उसी प्रक्रिया से भेजा जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो। साक्ष्य का महत्व, इस प्रकार प्राप्त कथन, दस्तावेज या वस्तुएं भारतीय अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य के रूप में मानी जाएंगी। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 166 क के समान है। इस प्रकार धारा 112 अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विदेशों से साक्ष्य प्राप्त करने की वैधानिक प्रक्रिया प्रदान करती है,
जिससे अपराधियों के विरुद्ध सशक्त और निष्पक्ष कार्रवाई संभव हो पाती है। अगला प्रश्न, धारा 113 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 113 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह धारा उस स्थिति को नियंत्रित करती है जब किसी विदेशी देश या प्राधिकारी द्वारा भारत में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जाता है। इसका उद्देश्य सीमा पार अपराधों की जांच में पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। प्रमुख प्रावधान, धारा 113 के अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुरोध पत्र की प्राप्ति, जब किसी विदेशी न्यायालय या प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है तो केंद्रीय सरकार उसे स्वीकार कर सकती है। कार्रवाई के विकल्प, केंद्रीय सरकार उस अनुरोध पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकती है, जो संबंधित व्यक्ति को बुलाकर उसका कथन दर्ज करेगा, आवश्यक दस्तावेज या वस्तुएं प्रस्तुत कराएगा, या पुलिस अधिकारी को भेज सकती है जो उसी प्रकार अन्वेषण करेगा जैसे अपराध भारत में हुआ हो। साक्ष्य का प्रेषण, एकत्रित साक्ष्य उसकी प्रमाणिक प्रतियां या वस्तुएं केंद्रीय सरकार के माध्यम से संबंधित विदेशी न्यायालय अथवा प्राधिकारी को भेजी जाती है। प्रक्रिया का नियंत्रण, साक्ष्य भेजने की विधि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 166 ख के समान है। अतः धारा 113 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सहयोग को सुदृढ़ करती है। यह सुनिश्चित करती है कि भारत भी अन्य देशों की सहायता कर सके, जिससे वैश्विक अपराधों की जांच निष्पक्ष, प्रभावी और समन्वित ढंग से हो सके। अगला प्रश्न, धारा 114 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 114 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग के अंतर्गत व्यक्तियों के अंतरण से संबंधित है। यह धारा उन परिस्थितियों को नियंत्रित करती है जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति, गिरफ्तारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु उसे एक देश से दूसरे देश में लाना आवश्यक होता है। प्रमुख प्रावधान, धारा 114 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। विदेश से वारंट का निष्पादन, भारत का न्यायालय अपने द्वारा जारी वारंट को 2 प्रतियों में संविधाकारी राज्य के न्यायालय अथवा प्राधिकारी को भेज सकता है, जिससे उस व्यक्ति की गिरफ्तारी या उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। अन्वेषण अथवा जांच हेतु उपस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की विदेश में उपस्थिति आवश्यक है तो न्यायालय समन या वारंट जारी कर उसे विदेशी न्यायालय के माध्यम से तामील करा सकता है। विदेश से प्राप्त वारंट का निष्पादन, यदि किसी संविधाकारी राज्य से भारत को वारंट प्राप्त होता है तो भारतीय न्यायालय उसका निष्पादन इस प्रकार करेगा मानो वह भारत के किसी अन्य न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो। यदि भारत का कैदी विदेश भेजा जाता है तो न्यायालय या केंद्रीय सरकार आवश्यक शर्तें निर्धारित कर सकती है। यदि विदेश का कैदी भारत लाया जाता है तो उसकी अभिरक्षा और शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 ख के समान है। इस प्रकार धारा 114 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों की उपस्थिति और न्यायिक कार्रवाई को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। यह न केवल देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाती है बल्कि न्याय की प्रभावशीलता और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करती है। धारा 115 का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 115 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, कानून के दायरे में लाई जा सके। मुख्य प्रावधान, धारा 115 के अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। कुर्की व जब्ती का आदेश भारत में, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि संपत्ति अपराध से प्राप्त हुई है
तो वह धारा 116 से 122 के अधीन उसकी कुर्की या जब्ती का आदेश दे सकता है। विदेश में स्थित संपत्ति। यदि ऐसी संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में होने की संभावना है तो न्यायालय उस देश के न्यायालय अथवा प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है ताकि आदेश का वहां निष्पादन हो सके। यदि किसी संविदाकारी राज्य से भारत को अनुरोध प्राप्त होता है, केंद्रीय सरकार उसे भारत के उपयुक्त न्यायालय को भेजती है। न्यायालय संबंधित प्रावधान धारा 116 से 122 के अनुसार कार्रवाई करेगा है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 ग के समान है। इस प्रकार धारा 115 अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपत्ति की कुर्की और जब्ती को सुनिश्चित करती है, जिससे आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ती है। अगला प्रश्न धारा 116 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 का वर्णन कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 116 अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान और पता लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह धारा 115 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की जब्ती को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक जांच की व्यवस्था प्रदान करती है। धारा 116 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यायालय द्वारा निर्देश। न्यायालय धारा 115 के अंतर्गत आदेश या अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप निरीक्षक से नीचे न होने वाले अधिकारी को संपत्ति की पहचान और पता लगाने हेतु निर्देश देता है। जांच का दायरा। इस कार्रवाई में निम्न शामिल हो सकते: किसी व्यक्ति या स्थान की जांच, संपत्ति एवं आस्ती दस्तावेज की जांच, बैंक खातों एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के अभिलेखों की जांच, अन्य संबंधित विषयों का सर्वेक्षण। न्यायालय के नियंत्रण में जांच। सभी जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता बनी रहे। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 ख के समान है। अतः धारा 116 अपराध से अर्जित संपत्ति की सही पहचान और ट्रेसिंग सुनिश्चित करती है, जो कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह धारा न्यायालय के नियंत्रण में प्रभावी जांच की व्यवस्था प्रदान करती है, जिससे आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण मजबूत होता है। अगला प्रश्न धारा 117 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 का वर्णन कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 117 अपराध से अर्जित संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की से संबंधित है। यह धारा 116 के अंतर्गत की गई जांच के बाद ऐसी स्थिति में लागू होती है जब संपत्ति के छिपाए जाने, स्थानांतरित किए जाने या व्यय की संभावना हो। प्रमुख प्रावधान धारा 117 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। अभिग्रहण या कुर्की का आदेश। यदि जांच अधिकारी धारा 116 के अधीन को यह विश्वास हो कि संपत्ति को छिपाया या स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वह संपत्ति का अभिग्रहण कर सकता है, अथवा यदि अभिग्रहण संभव ना हो तो कुर्की का आदेश दे सकता है। कुर्की की शर्तें। कुर्की की इस स्थिति में यह निर्देश दिया जाता है कि संपत्ति को अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ना तो स्थानांतरित किया जाएगा, ना ही उसके साथ अन्य व्यवहार किया जाएगा। आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाती है। न्यायालय द्वारा पुष्टि। यह आदेश स्वतः प्रभावी नहीं होता, इसे 30 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है, अन्यथा आदेश अमान्य हो जाता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 अंगा के समान है। अतः धारा 117 यह सुनिश्चित करती है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को ना तो छिपाया जा सके और ना ही स्थानांतरित किया जा सके। न्यायालय की पुष्टि की आवश्यकता इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित करती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहती है। अगला प्रश्न है धारा 118 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 का वर्णन कीजिए। उत्तर है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 118 अपराध से अर्जित संपत्ति के अभिग्रहण या जब्ती के बाद उसके प्रबंधन से संबंधित है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जब्त संपत्ति का उचित संरक्षण, देखरेख एवं उपयोग विधि सम्मत तरीके से किया जाए। इस धारा के प्रमुख प्रावधान धारा 118 के अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासक की नियुक्ति। न्यायालय उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित अधिकारी को संपत्ति के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। संपत्ति का प्रबंधन। नियुक्त प्रशासक संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेता है, उसका प्रबंधन करता है। यह कार्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अनुसार करता है। संपत्ति का व्ययन। प्रशासक केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जब्त संपत्ति के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 के समान है। अतः धारा 118 यह सुनिश्चित करती है कि जब्त संपत्ति का उचित प्रबंधन और उपयोग हो, जिससे संपत्ति के दुरुपयोग या क्षति की संभावना समाप्त हो जाए। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया में नोटिस की क्या भूमिका है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 119 के संदर्भ में विस्तार से विवेचना कीजिए। उत्तर है, अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय का पालन अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बीएनएसएस वर्ष 2023 की धारा 119 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी संपत्ति को जब्त करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को सूचना देकर उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार धारा 119 के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। सूचना जारी करना। जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि संपत्ति अपराध के आगम हो सकती है, तो वह संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है। 30 दिन का अवसर। नोटिस में व्यक्ति को 30 दिन की अवधि दी जाती है, जिसमें उसे अपनी आय एवं संपत्ति के स्रोत बताने होते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। यह स्पष्ट करना होता है कि संपत्ति अपराध से अर्जित क्यों न मानी जाए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। यह प्रावधान दूसरे पक्ष को सुनो के सिद्धांत को लागू करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। तीसरे व्यक्ति को सूचना। यदि संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रखी गई है, तो उस व्यक्ति को भी नोटिस की प्रति दी जाती है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105(6) के समान है। अतः धारा 119 न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करती है। जहां एक ओर अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित की जाती है, वहीं दूसरी ओर संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। इस प्रकार यह प्रावधान न्याय, निष्पक्षता और विधिक संरक्षण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न, अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया में न्यायालय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 120 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि न्यायिक संतुष्टि पर आधारित होती है। बीएनएसएस वर्ष 2023 की धारा 120 इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसी संपत्ति को अपराध की आगम घोषित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा उचित सुनवाई, साक्ष्यों का मूल्यांकन तथा कारणों का अभिलेखन किया जाए। यह प्रावधान न्यायिक नियंत्रण और निष्पक्षता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 120 के अंतर्गत न्यायालय की भूमिका निम्न प्रकार से स्पष्ट होती है। सुनवाई और निर्णय। न्यायालय धारा 119 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर, उपलब्ध साक्ष्यों तथा पक्षकारों की दलीलों पर विचार कर यह निर्णय करता है कि संपत्ति अपराध से प्राप्त आगम है या नहीं। प्राकृतिक न्याय का पालन। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है।
यदि वह उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय एक पक्षीय निर्णय भी दे सकता है। आंशिक पहचान। यदि पूरी संपत्ति की पहचान संभव ना हो तो न्यायालय अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उस भाग को चिन्हित कर सकता है जो अपराध से प्राप्त है। जब्ती का प्रभाव। न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिए जाने पर संपत्ति सभी ऋणभारों से मुक्त होकर केंद्र सरकार द्वारा जब्त की जाती है। कंपनी के शेयर के मामले में कंपनी को उन्हें केंद्र सरकार के नाम पर स्थानांतरित करना अनिवार्य होता है, भले ही कंपनी अधिनियम वर्ष 2023 या कंपनी के अनुच्छेद कुछ भी कहते हो। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 ज के समान है। अतः धारा 120 अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती में न्यायालय को केंद्रीय भूमिका प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जब्ती केवल ठोस साक्ष्य, सुनवाई और न्यायिक संतुष्टि के आधार पर ही हो। इस प्रकार यह प्रावधान न्याय, पारदर्शिता और विधि के शासन को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न है, अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती के स्थान पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 121 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती सामान्यतः कठोर उपाय माना जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह आवश्यक होता है कि न्यायालय लचीलापन अपनाए। BNSS वर्ष 2023 की धारा 121 इसी उद्देश्य से यह प्रावधान करती है कि जहां संपत्ति का केवल कुछ भाग ही संदिग्ध हो, वहां पूर्ण जब्ती के स्थान पर जुर्माना लगाने का विकल्प दिया जा सके। इस धारा के प्रमुख प्रावधान विश्लेषण। धारा 121 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। आंशिक संदिग्ध संपत्ति। जब न्यायालय को यह संतोष हो जाता है कि संपत्ति का केवल कुछ भाग ही अपराध से अर्जित है, तब वह पूरी संपत्ति जब्त करने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाता है। जुर्माने का विकल्प। न्यायालय प्रभावित व्यक्ति को यह विकल्प देता है कि वह संदिग्ध भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना अदा करे। प्राकृतिक न्याय का पालन। जुर्माना लगाने से पूर्व व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इससे प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायसंगत बनी रहती है। जुर्माना भुगतान का प्रभाव। यदि व्यक्ति निर्धारित समय में जुर्माना जमा कर देता है तो न्यायालय धारा 120 के अंतर्गत की गई जब्ती की घोषणा वापस ले सकता है और संपत्ति को मुक्त कर दिया जाता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 ज के समान है। अतः धारा 121 न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन और लचीलापन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जहां पूर्ण जब्ती आवश्यक न हो, वहां आर्थिक दंड के माध्यम से न्याय प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार यह प्रावधान न्याय, निष्पक्षता और व्यावहारिकता का संतुलित उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अपराध से अर्जित संपत्ति के अवैध अंतरणों को रोकने में विधि की क्या भूमिका है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 122 के संदर्भ में विवेचना कीजिए। उत्तर, अपराध से अर्जित संपत्ति को बचाने के लिए अपराधी अक्सर उसे अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु BNSS वर्ष 2023 की धारा 122 यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय के आदेश या नोटिस के बाद किए गए ऐसे अंतरणों को विधिक मान्यता न दी जाए। यह प्रावधान संपत्ति की जब्ती प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 122 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। अंतरण की स्थिति। यदि धारा 117 अभिग्रहण अथवा कुर्की के आदेश या धारा 119 नोटिस जारी होने के बाद संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो अंतरण की उपेक्षा। ऐसे अंतरणों को इस अध्याय के अंतर्गत कार्रवाई में मान्यता नहीं दी जाएगी। यदि बाद में धारा 120 के अंतर्गत संपत्ति जब्त कर ली जाती है तो ऐसे अंतरण अमान्य और शून्य माना जाएगा। उद्देश्य। यह प्रावधान बेनामी या धोखाधड़ी पूर्ण अंतरणों को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि अपराधी संपत्ति को छिपाकर कानून से बच ना सके। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 यहाँ के समान है।
इस प्रकार धारा 122 अपराध से अर्जित संपत्ति के संरक्षण हेतु एक मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय की कार्रवाई को विफल करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी अंतरण को मान्यता न मिले। इस प्रकार यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग में अनुरोध पत्र, समन एवं वारंट के आदान प्रदान की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 123 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, वैश्वीकरण के युग में अपराधों की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय हो गई है, जिसके कारण देशों के बीच समन्वित विधिक प्रक्रिया की आवश्यकता बढ़ गई है। BNSS वर्ष 2023 की धारा 123 इसी उद्देश्य से यह सुनिश्चित करती है कि अनुरोध पत्र, समन एवं वारंट का आदान प्रदान एक निर्धारित और विधि सम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाए। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण, धारा 123 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। केंद्रीय सरकार की भूमिका, इस धारा के अनुसार सभी अनुरोध पत्र, समन एवं वारंट का आदान प्रदान केंद्रीय सरकार के माध्यम से किया जाएगा। इससे प्रक्रिया में एकरूपता और नियंत्रण सुनिश्चित होगा। द्विपक्षीय आदान प्रदान, विदेश से प्राप्त संविदाकारी राज्य से प्राप्त अनुरोध पत्र, समन, वारंट को केंद्रीय सरकार भारत के संबंधित न्यायालय को भेजेगी। विदेश को प्रेषण, भारत में भेजे जाने वाले अनुरोध पत्र, समन, वारंट को केंद्रीय सरकार संबंधित विदेशी प्राधिकारी को प्रेषित करती है। निर्धारित प्रक्रिया, इन सभी दस्तावेजों को उस प्रारूप और रीति में भेजा जाएगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित होती है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 के समान है। इस प्रकार धारा 123 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग में एक सुसंगत और नियंत्रित प्रक्रिया स्थापित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न देशों के बीच कानूनी दस्तावेजों का आदान प्रदान सुव्यवस्थित, प्रामाणिक और प्रभावी ढंग से हो, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग में विधि के लागू होने की लचीलापन का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 124 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग विभिन्न देशों की विधिक व्यवस्थाओं, नीतियों एवं समझौतों पर आधारित होता है। इसलिए एक समान नियम सभी देशों पर लागू नहीं हो सकते। इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए BNSS 2023 की धारा 124 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह इस अध्याय के प्रावधानों को लचीले ढंग से लागू कर सके। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण, धारा 124 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। केंद्र सरकार का अधिकार, केंद्रीय सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अध्याय के लागू होने का निर्धारण करे। संविदाकारी राज्य के संदर्भ में लागू होना, यह प्रावधान केवल उन देशों पर लागू होता है जिनके साथ भारत की पारस्परिक व्यवस्था है। शर्तें और अपवाद एवं अहर्ताएं, केंद्रीय सरकार विशेष शर्तें लगा सकती है, कुछ अपवाद निर्धारित कर सकती है तथा आवश्यक अहर्ताएं तय कर सकती है। लचीलापन, यह धारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विविधता को ध्यान में रखते हुए कानून को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 105 के समान है। इस प्रकार धारा 124 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग में व्यवहारिकता और लचीलापन सुनिश्चित करती है। यह केंद्रीय सरकार को परिस्थितियों के अनुसार कानून लागू करने की शक्ति देती है, जिससे विभिन्न देशों के साथ प्रभावी और संतुलित सहयोग संभव हो पाता है।